शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, इसमें अपन ने कल देखे थे गांव और मौजा। अब आज देखेंगे अपन कस्बा। ठीक है, तो देखो, ध्यान दो, पेन लो हाथ में और किताब के ऊपर रखो। जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ आपको भी वो बार बार पढ़ना है। कस्बा, एक बड़े गांव को कस्बा कहते हैं। सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता है। फिर से पढ़ रही हूँ, एक बड़े गांव को कस्बा कहते हैं। बड़े गांव को कस्बा कहते हैं। सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता है। जैसे इंदापुर, परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा। गांव की तरह ही कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती ही होता था। वहाँ बढ़ई, लुहार आदि कुशल श्रमिक कारागिर भी होते थे। कस्बे से जुड़े बाजार पेट भी होते थे। शेठे और महाजन बाजार पेट के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ऐसा ही नहीं कि प्रत्येक गांव में बाजार पेट होते ही थे, लेकिन गांव में बाजार पेट बसाने का काम शेठे महाजनों का होता था। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा ज़मीन और गाँव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेट का हिसाब किताब रखने का काम महाजन देखता था। ठीक है, अपन ने ये पढ़े, अभी अपन समझते हैं इसको। एक बड़े गांव को क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। बड़ा गांव मतलब जो अपना गांव रहता है, छोटा सा गांव अपना, और उसी गांव में अगर अपने को कुछ तबीयत ख़राब होती है, बड़े स्कूल में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा आगे तक का पढ़ना पड़ता है, तो अपन कहाँ पे जाते हैं? थोड़े उसके सामने, मतलब जो वहाँ से थोड़ा सा बड़ा गांव है वहाँ पे। उसको अपन जैसे जनरली तहसील बोल सकते हैं, है ना। अपना गांव है और अपने गांव के बाजू में एक तहसील प्लेस रहती है, तो वो हो गया अपना बड़ा गांव। समझ गए? तो उसको क्या कहेंगे अपन? कस्बा कहेंगे। ठीक है, जैसा इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा है। ये इंदापुर परगना जो है, परगना ये इससे भी बड़ा रहता है, कस्बे से भी बड़ा क्या होता है? परगना। तो इंदापुर परगना का मुख्य स्थान कैसे रहे? कौन सा है? इंदापुर कस्बा। वाई परगना का मुख्य स्थान कौन सा है? वाई कस्बा। वाई परगना मतलब जैसे ये वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा, मतलब ये परगना हो गया, वाई परगना हो गया। समझ गए? तो ये वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा, मतलब परगना में एक बड़ा गांव होता है, उसको कस्बा कहते हैं। ठीक है, गांव की तरह ही कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती होता है। गांव में कैसे खेती का व्यवसाय मुख्य होता है, उसी प्रकार से कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय कौन सा होता है? खेती होता है। मुख्य व्यवसाय कौन सा होता है? खेती होता है। वहाँ बढ़ई मतलब बाड़ी, जो काम करते हैं सुतार काम, वो लुहार आदि कुशल श्रमिक कारागिर भी होते हैं। गांव में भी एक श्रमिक होते हैं, पर उनको काम करने के बाद में अपना सामान बेचने के लिए एक बाजार पेट होनी ज़रूरी है ना, तो वो बाजार पेट अपने को यहाँ पे मिलती है, कस्बे में मिलती है। ठीक है, तो जनरली इन लोग क्या करते हैं? अपना काम ही कस्बे में शुरू कर देते हैं। कस्बे में मतलब बड़े गांव में अपना काम शुरू कर देते हैं। कौन कौन लोग? बढ़ई लोग, लुहार लोग। ठीक है, इस प्रकार से जैसे टेलर है, बाड़ी है, लुहार है, कुम्हार है, इन लोग अपना काम ही वहीं पे शुरू करते हैं और अपना सामान भी वहीं पे बेचने के लिए उनको आसानी होती है। इसलिए वो कहाँ पे रहते हैं? जनरली कस्बे में ही रहते हैं। कस्बे से जुड़े बाजार पेट, हाट भी होते थे। कस्बे से जुड़े बाजार पेट भी होते थे। कस्बे में मतलब बाजार पेट भी मिलती थी, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे, जैसे गांव है अपना, छोटा खेड़ा है, तो अपने को बाजार करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? बाजू के गांव में जाना पड़ता है ना। वहाँ पे अपने को कपड़े की दुकान, दवाखाना, हॉस्पिटल, स्कूल थोड़ी बड़ी सी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अपने को मिल सकती है। अपने गांव में इतना सारा सामान और इतना सारा ये मिलता है क्या? नहीं, गांव में सिर्फ एक ही दिन अपने को बाज़ार मिलता है ना, एक ही दिन का बाज़ार गांव में लगता है। पर तहसील में अपन ये सब अपने को वहाँ पे मिल सकता है। शेटे और महाजन बाजार पेट के माफीदार अथवा जागीरदार शासक होते थे। अब कस्बे में कौन रहता था? गांव में कौन रहता था? मुखिया।
मुखिया की मदद करने के लिए कुलकर्णी रहते थे, है ना। तो वैसे ही कस्बे में कौन रहते थे? शेटे और महाजन। ये दोनों मिलके काम करते थे। ये शेटे और महाजन ही मिलके बाजारपेट में माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ये वहाँ पे प्रशासन देखते थे, वहाँ का कस्बे का पूरा काम शेटे और महाजन देखते थे, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि प्रत्येक गांव में बाजारपेट होती ही थे, लेकिन गांव में बाजारपेट बसाने का काम शेटे महाजन का होता था। हर गांव में बाजारपेट नहीं होती है, पर अगर बाजारपेट लगाने का काम अगर किसी को करना है तो वो काम कौन करते हैं? शेटे और महाजन करते हैं, ठीक है। ये वहाँ के प्रमुख होते हैं, कस्बे के ये कौन हो गए? प्रमुख हो गए। ये प्रमुख कुछ भी काम कर सकते हैं। ये बाजार लगाने का काम ये करते थे। सरकार से इनको बाजार लगाने के लिए ज़मीन मिलती थी, ज़मीन सरकार से मिलती थी। और कुछ मदद कौन करते थे? गांव के लोग भी उनको मदद करते थे। बाजारपेट का हिसाब किताब देखने का काम कौन करते थे? महाजन करते थे। बाजारपेट का हिसाब देखने का काम कौन करते थे? महाजन करते थे। अब देखो, क्या तुम जानते हो वीर माता जीजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण में एक पेठ बसाई गई थी। शिवाजी महाराज की माताजी कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई के आदेश से पुणे के समीप पाषाण में, मतलब पाषाण ये गांव का नाम हो गया, ये गांव में एक बाजार हाट बैठाया गया था। एक बाजार वहाँ पे जीजाबाई के आदेश से बाजार की शुरुआत की गई थी। उसे जीजापुर कहते थे। उस गांव को क्या कहते थे? जीजापुर कहते थे। मालपुर, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा ये भी औरंगाबाद में बसाई गई नई पेठे हैं। ये नई पेठे मालोजी, खेलोजी, परसोजी अथवा विठोजी के नामों पर बसाई गई थी। खेड़ से जुड़ा शिवापुर शिवाजी महाराज के नाम पर बसाई गई पेठ थी। ये अपने को उदाहरण के तौर पे कहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी नाम पर जो गांव बसाए हैं वो बताया गया है। अब देखो, दो गांव स्वतंत्र है यह दर्शाने के लिए बुद्रुक और खुर्द शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बुद्रुक और खुर्द यह शब्द बहुत पुराना है। जब अपन प्लॉट लेते हैं ना तो उसमें भी ये शब्दों का उच्चारण रहता है। खुर्द मतलब ये गांव आपका कौन से खुर्द में आता है, ये उसमें रहता है। आप अपने घर में जब पिताजी वगैरह, जो दादाजी वगैरह रहते हैं उनसे पूछेंगे ना खुर्द, तो वो आपको इसका इसका अर्थ अच्छे से बताएंगे। मूल गांव बुद्रुक और नया गांव खुर्द। जैसे मूल गांव होता है अपना, अपन एक आध गाँव में रहते हैं। जैसे आप लोग कहाँ पे रहते हैं, कोई एक नाम बताओ। जैसे बरडी पे रहते हैं, है ना। बरडी पे रहने के बाद में वहाँ से थोड़ी देर के बाद में, कुछ दिनों के बाद में बरडी बड़ी हो जाती है। तो बड़े होने के बाद में उसको नई बरडी करके नाम दिया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? मूल गांव कौन सा हो गया? बुद्रुक हो गया। जो पुराना अपन जहाँ रहते हैं वो कौन सा हो गया? समझ लो, जैसे शिवापुर, समझ ले, शिवापुर। तो शिवापुर ये हो गया अपना बुद्रुक। और वो शिवापुर बढ़ते गया और वो हो गया नया। तो वो भी शिवापुर ही है, पर कौन सा है? नया है। तो उसको क्या कहेंगे? खुर्द कहते हैं। शिवापुर खुर्द हो गया वो, ठीक है। जैसे वडगांव बुद्रुक और वडगांव खुर्द। परगना, अब देखते हैं परगना। कोई गांव को मिलाकर परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गांवों की संख्या समान नहीं होती थी। गांव की संख्या समान नहीं होती थी। जैसे पुणे परगना, यह बड़ा परगना था जिसमें 290 गांव थे। चाकन परगने में 64 गांव थे। ये परगना मतलब समझ लो अभी ये जिला हो गया, समझ गए। परगना मतलब अभी जिला हो गया। तो एक ज़िले में कितने गांव, ऐसा फिक्स रहता है क्या? नहीं। तो जैसे तभी भी ये फिक्स नहीं था। कोई परगने में ज़्यादा गांव आते थे तो कोई परगने में कम गांव आते थे, ठीक है। अब समझ गए ना परगना, गांव और कस्बा कैसे हो गए? 290 गांव थे। चाकन परगने में 64 गांव थे। शिरगांव परगना छोटा था, इसमें 40 ही गांव थे। देशमुख और देशपांडे परगना के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी होते थे। परगना का काम कौन देखते थे? देशमुख और देशपांडे।
कार्यभार किसको सौंपा गया था? ये परगने का देशमुख और देशपांडे को। ठीक है, परगना के पाटिल मुखिया का प्रमुख देशमुख होता था। परगना में भी एक मुख्य प्रमुख रहता था। वो कौन रहता था? देशमुख। वो कौन रहते थे? देशमुख। गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था। गांव में जो कार्य मुखिया करता है वही कार्य परगना में कौन करता है? देशमुख करता है। इसी तरह परगना के कुछ कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे होता था। इसी तरह कैसे गांव में मुखिया की मदद कौन करता था? कुलकर्णी करता था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देशमुख की मदद कौन करते थे? देशपांडे करते थे। परगना में देशमुख की मदद कौन करते थे? देशपांडे करते थे। गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशपांडे करते थे। ये माफीदार अथवा वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु अथवा पुल का काम करते थे। सरकार से जो कुछ मिलता है अपने को तो उसको प्रजा तक पहुंचाने का ये बीच का काम करते थे। जनता तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई बीच में होना कि नहीं, तो ये अपना काम करती थी। सरकार से जनता तक कुछ भी आता है तो उसको पहुंचाने का काम ये अधिकारी लोग करते थे। परगना के गांवों पर कभी कोई संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम वतनदार अथवा माफीदार करते थे। अगर प्रजा पर गांव पर कोई संकट आता है तो उसको सरकार के सामने रखने का काम भी यही लोग करते थे। कौन? ये अधिकारी लोग करते थे। ये वतनदार करते थे, ये माफीदार ये लोग करते थे। ठीक है, कभी कभी ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे। लोगों का काम करते करते कभी कभी इन लोग अपने अधिकार का मतलब बेकार भी यूज़ करते थे, है ना। अधिकार का मतलब बेकार यूज़ करते थे। कभी कभी लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते, कभी प्रजा इकट्ठा हो गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलम्ब करते। कभी कभी सरकार के पास जमा करने के लिए राशि जनता उनके पास में जमा करती थी पर वो वहाँ पे भरते ही नहीं थे या लेट भरते थे। और सरकार लोगों के पास से जैसे सरकार ने अपने को 2 रुपये भरने के लिए बताए हैं तो इन लोग क्या करते थे? अपने से 4 रुपये लेते थे। इस प्रकार से वो लोगों को कभी कभी लूटते भी थे, अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो जाती थी। ऐसी स्थिति में क्या होती थी? प्रजा त्रस्त हो जाती। प्रजा को बहुत तकलीफ होती। प्रजा को मतलब जनता को बहुत तकलीफ होती थी। समझ गए? क्या तुम जानते हो वतन अरबी शब्द है अथवा महाराष्ट्र में यह शब्द वंश परंपरा द्वारा और स्थायी रूप में उपभोग की जाने वाली भू राजस्व लगान मुक्त जमीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे अपन देखेंगे अकाल और संकट। कल के वीडियो में अपन देखेंगे अकाल और संकट। आपको कस्बा और परगना बार बार पढ़ना है। कस्बा और परगना, गांव मतलब छोटा क्षेत्र, उससे बड़ा जो है क्षेत्र उसको कहेंगे कस्बा, और उससे भी ज़्यादा जो है वो क्या हो गया? परगना। समझ गए? गांव मतलब छोटा, जो सीमित है, बहुत छोटा सा। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, अपना गांव है, थोड़े से 50-60-100 घर है वहाँ पे, वो हो गया गांव। और उसके बाद में कस्बा, कस्बे में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 500 घर है, वो हो गए कस्बा। वहाँ पे बाज़ार लगता है, दुकानें हैं, छोटी सी स्कूल है, वो हो गया कस्बा। और उससे भी ज़्यादा मतलब परगना। परगने में बहुत सारे गांव, 40 गांव, 50 गांव, 290 तक के गांव परगने में आते हैं, वो हो गया परगना। वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती थी, वो हो गया परगना। ठीक है, अभी आज यहीं पे रुकते हैं, आगे चलेंगे कल के वीडियो में।